नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव का मामला अब फंसता दिख रहा है। चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग की जा रही है और मामला जब मुंबई हाई कोर्ट पहुंचा, उसके बाद राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर और दिल्ली में बैठे हुए चुनाव आयोग को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। यानी महाराष्ट्र में जो माना जा रहा था कि दाल ही काली है, कुछ लोग सिर्फ दाल को ही काला मान रहे थे, दाल में काला मान रहे थे, दरअसल पूरी दाल ही तो कहीं काली नहीं है। याचिकाकर्ताओं की बातों से तो यही लग रहा है और याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन किस्म के आरोप हैं और उन आरोपों की पुष्टि होगी या नहीं होगी ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन जिस आनन फानन में जो गांव में लोग बैलेट से मॉक पोलिंग कर जांचना चाहते थे कि आखिर जो आंकड़े मशीनों के माध्यम से आए हैं क्या वो सही है, तो जिस तरह से उनको रौंदा गया, उनकी डिमांड पर एक तरह से प्रशासनिक डंडा चला दिया गया, उसके बाद से तो शक के बादल और गहरा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में संसद के अंदर राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि 70 लाख वोट यानी एक हिमाचल प्रदेश कैसे बढ़ गया 4 महीने में महाराष्ट्र के अंदर, और साथ साथ एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोट सीडी में कैसे बढ़ गए। ये सारे सवाल जब खड़े हो ही रहे हैं तो इन सब के बीच महाराष्ट्र के कई राजनीतिक लोग और सामाजिक कार्यकर्ता, आम नागरिक मुंबई हाई कोर्ट पहुंच गए क्योंकि कईयों के गले महाराष्ट्र चुनाव का नतीजा उतर नहीं रहा है और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे अक्सर लोगों को याद क्या दिला रहे हैं, तो 1987 का कश्मीर का विधानसभा चुनाव, जिसके बारे में पूरा देश जानता है कि उस चुनाव के जो नतीजे थे वो वाकई कितने निष्पक्ष थे। मैं भी मानता हूं कि वो निष्पक्ष रहे होंगे, हम लोग के होशो हवास के पहले का मामला है तो शायद निष्पक्ष रहे होंगे। खैर, महाराष्ट्र का मुद्दा जिस तरह से गर्माता जा रहा है, संसद के अंदर राहुल गांधी और न्यायालय के अंदर राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ता, और कोर्ट जाने वाले लोगों की लिस्ट देखें तो चेतन अहिरे नाम के सामाजिक कार्यकर्ता तो पहुंचे ही हैं, गंभीर सवाल उठाया ही है, बल्कि वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर भी पहुंचे हैं और सीधा सीधा पूछा है कि आखिर शाम 6 बजे के बाद इतनी वोटिंग महाराष्ट्र में कैसे हुई, कैसे इतने लोगों ने वोट डाले, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 76 लाख वोट। जी हां, 76 लाख वोटों का मतलब क्या होता है, 288 सदस्यों की विधानसभा महाराष्ट्र में है और जितनी गणित मुझे आती है तो 76 लाख लोगों का मतलब होता है कि महाराष्ट्र में तकरीबन 27,000 वोट हर विधानसभा सीट पर शाम 6 बजे यानी मतदान की जो अंतिम समय सीमा निर्धारित थी उसके बाद पड़े हैं। अब 76 लाख का दावा कितना सही है मैं नहीं जानता, लेकिन आरोप है तो जांच होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आरोप क्या क्या लगाए गए। प्रकाश आंबेडकर ने अपनी याचिका में बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया। चेतन अहिरे ने भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने पूछा क्या है, तो प्रकाश आंबेडकर ने पूछा है कि शाम 6 बजे के बाद कितने टोकन जारी किए गए थे महाराष्ट्र में, क्योंकि वोटों के लिए टोकन जारी करने की एक प्रक्रिया होती है, तो कितने टोकन जारी किए गए थे इस बात का खुलासा करने की मांग उन्होंने की है, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया है। वहीं चेतन अहिरे का कहना है कि 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे जिस वक्त मतदान समाप्त होना था, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में जो 76 लाख का दावा है उसके साथ साथ जो चेतन अहिरे अपनी याचिका में मांग कर रहे हैं कि आखिर कैसे जितने वोट डाले गए उससे 19 विधानसभा सीटों में ज्यादा वोटों की काउंटिंग हुई। ये मैं नहीं कह रहा, चेतन अहिरे अपनी याचिका में कर रहे हैं, और 76 विधानसभा सीटों में जितने वोट डाले गए उससे कम की काउंटिंग हुई। आखिर क्यों महाराष्ट्र के चुनाव पर इस तरह के संशय के बादल हैं? महाराष्ट्र के जनमत में ऐसा क्या है जिसे लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है? सबसे पहले तो हम लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है कि 4 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ उस लोकसभा चुनाव के नतीजे तो बिल्कुल उलट थे। 4 महीने में ही लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया और 70 लाख वोटर जब एक्स्ट्रा जुड़ गए उसी के बाद हृदय परिवर्तन हो गया क्या? क्योंकि जो नए लोग थे उन्हीं लोगों ने हृदय परिवर्तन करा दिया। महाराष्ट्र में घूम घूम करके लोगों को बता दिया होगा शायद कि नहीं, पिछली बार आपने जो फैसला दिया था वो गलत था,
सही लोग ये हैं, इनके पक्ष में आपको फैसला देना चाहिए। वाकई 70 लाख इन्फ्लुएंशियल लोगों की जमात महाराष्ट्र में वोटर बनने, वहां बसने, वहां स्थायी या अस्थायी आवास बनाने की प्रक्रिया में यकायक सामने आ गई। निश्चित तौर पर भारत में चमत्कार कुंभ के सिवा महाराष्ट्र में ही हुआ, क्योंकि कुंभ में तो 8-10 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने की बात एक दिन में आई, दावा भी आया, लेकिन कुंभ में दावा था, महाराष्ट्र में हकीकत में सामने आया कि लाखों की संख्या में वोटर लोकसभा चुनाव के बाद महज 4 महीने में बढ़ गए। और उससे भी बड़ा सवाल जो इन याचिकाकर्ताओं के दावों से मेल खाता हुआ दिखाई देता है, वो सवाल तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने भी उठा दिया था। उन्होंने जो सवाल उठाया था वो ये था कि जो मशीनों में वोटिंग के आंकड़े होते हैं वो रियल टाइम होते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में आप सेंसेक्स और निफ्टी का आंकड़ा देखते हैं कि रियल टाइम होता है कि सेंसेक्स कितना चढ़ा, कितना गिरा, किस शेयर का प्राइस क्या है, वो रियल टाइम होता है। उसी तरह से उनका मानना है कि रियल टाइम था, रियल टाइम होता है मशीनों में वोटिंग का आंकड़ा। तो जब मशीनों में वोटिंग का आंकड़ा रियल टाइम होता है तो क्या एक विधानसभा सीट पर 26-27 हजार लोग 6 बजे के बाद पहुंचे, वोटिंग खत्म होने के बाद पहुंचे, या उसके 5 मिनट पहले पहुंच के लाइन में लग गए और दिन भर लोग आराम करते रहे कि नहीं? एकदम सही टाइम वही है जिस वक्त जाकर के वोटिंग करने से महाराष्ट्र में इच्छित परिणाम किसी दल विशेष के पक्ष में आ सकते हैं। हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा, खासकर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में दिखता था, एन मौके पर जब विलेन हीरोइन के साथ, अभिनेत्री के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, एकदम एन मौके पर स्क्रिप्ट ऐसे लिखी जाती है कि हीरो की एंट्री होती है, एन मौके पर हीरो की एंट्री होती है। और स्क्रिप्ट देखकर तो कई बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही टाइम पर हीरो आ गया, अन्यथा अभिनेत्री की तो, फिल्म एक्ट्रेस की तो अस्मिता लुट जाती। सही टाइम पर स्क्रिप्ट भी जिसने लिखी होगी, एकदम सही टाइम पर एंट्री मारी है। तो क्या महाराष्ट्र के वोटर में भी जो एक खास तबका है, एक बड़ा तबका है, क्या वो तबका बिल्कुल 6 बजे के 5-10 मिनट पहले आकर लाइन में लग गया कि नहीं वोटिंग तो करनी है 6 बजे के बाद ही, अन्यथा किसी खास राजनीतिक दल की अस्मिता लूट सकती है चुनाव में, या खास राजनीतिक गठबंधन की अस्मिता लूट सकती है? बड़ा ही फिल्मी नजारा महाराष्ट्र के चुनाव को देखकर पूरे देश में लग रहा है। और इन सब के बाद मुंबई हाईकोर्ट ने जब नोटिस जारी किया है तो इस नोटिस पर बहुतों को लग रहा होगा कि नोटिस न्यायालय जारी करती है और फिर आयोग के तर्कों से संतुष्ट हो लेती है। जिस तरह की कड़ी शर्तें लगाई गई, रिकाउंटिंग अगर कोई वीवीपैट की कराना चाहे या किसी खास बूथ की कराना चाहे, बावजूद इसके वो नहीं किया जा रहा, तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कल ही एक प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था, एक चैनल के, डिजिटल चैनल के प्रोग्राम में, और उस चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने बताया कि दिल्ली में वोटर लिस्ट से उनका और उनकी पत्नी का नाम गायब कर दिया गया, उनके बेटे का नाम है, उन दोनों का नाम गायब कर दिया गया है। कौन सा मजाक है? इस तरह की बातें जो सामने आती है, क्या ये ऐसे ही हो जाता है? कई सारे सवाल इस रूप में आकर खड़े हो जाते हैं जिस रूप में लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि क्या वाकई 6 बजे के बाद वोट डालने वाले लोगों की जो तादाद है वो सोचती है कि नहीं भाई दिन भर जाने से फायदा नहीं है, शाम के समय जाने से फायदा है। जैसे हम पत्रकारों को लगता है कि शाम के समय और सुबह के समय न्यूज रूम में आने से टीआरपी मिलती है, वोटर्स को तो कोई टीआरपी मिलती नहीं है। वोटर्स को यूट्यूब पर या टेलीविजन पर किसी तरह की प्रसिद्धि तो मिलती नहीं है, वो वोट डालने जाते हैं। वो सुबह शाम क्यों देखेंगे? उन्हें वो दिन में निर्धारित समयावधि में क्यों नहीं आएंगे? ज्यादातर लोग शाम के बाद ही क्यों आएंगे? और टोकन क्यों जारी किए जा रहे हैं इस तरीके से? इन सवालों पर क्या आयोग जवाब देता है मुंबई हाईकोर्ट को? और क्या मुंबई हाईकोर्ट आयोग की तरफ से यदि गोलमोल जवाब दिया जाता है, क्या उस पर संतुष्ट हो लेता है? तब तो सवाल और ज्यादा गहरे हो जाएंगे। खैर, न्यायालय के ऊपर हम सवाल नहीं उठा सकते। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस थे तब वो कहा करते थे कि यदि न्यायालय के निर्णय से किसी को असहमति हो तो उसकी भी आलोचना कर सकता है। आलोचना का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत करता है, और न्यायालय ही क्यों ना हो। लेकिन न्यायालय के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। आज की परिस्थितियों में कई बार ऐसा दिखता है कि पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से सिस्टम को चलाने के लिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका
और चौथा स्तंभ मीडिया, इन सब के एक ठीक ठाक हिस्से का कथित तौर पर गोदीकरण हो जाए तो फिर आने वाले वक्त में सिस्टम के गोदीकरण से, चुनाव कराने वाले कमीशन के गोदीकरण से कौन रोक सकता है। आखिर गोदी में बैठने की लालसा इस देश के अंदर सिर्फ छोटे बच्चों को ही नहीं होती है। गोदी में बैठने की लालसा इस देश के अंदर गाड़ी में घुमाए जाने वाले बड़े ही प्यारे प्यारे जीव जंतुओं को ही नहीं होती है, बल्कि मीडिया घराने के कुछ लोगों को भी है और शायद सिस्टम के भी कुछ लोगों को है गोदीकरण की इच्छा। तभी तो अनिल मसीह जैसे लोग लोकतंत्र के मसीहा के रूप में सामने दिखाई देते हैं। खैर, मसीहा बने या ना बने, महाराष्ट्र के वोटर्स का मसीहा बनने की कवायद क्या 2 चरण के चुनाव में 13 और 20 नवंबर को निष्पक्षता के साथ संपन्न कराई गई? ये सवाल अब न्यायपालिका और आयोग के बीच कौन पारदर्शिता को, निष्पक्षता को और वास्तविकता को सुनिश्चित करने का काम करता है, इस पर जाकर टिक गया है। तो देखते जाइए कौन भारी पड़ता है और कौन पारदर्शिता के साथ उस पूरे खेल को सामने लाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।